नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है अंतरिम निषेधाज्ञा या इंटरिम इंजंक्शन, सामान्य भाषा में जिसे अस्थायी आदेश या टेम्पररी स्टे ऑर्डर कहते हैं। अंतरिम निषेधाज्ञा एक अस्थायी अदालत का आदेश है जो वादी के पक्ष में दिया जाता है और इस आदेश के तहत प्रतिवादी को कोई विशेष कार्य करने से रोकने या मुकदमे में अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह एक अस्थायी उपाय है जिसका उपयोग वादी के हितों की रक्षा करने और अपूरणीय क्षति या चोट को रोकने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अंतरिम निषेधाज्ञा एक शक्तिशाली उपकरण है जो मुकदमे में अंतिम निर्णय तक वादी के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करता है। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो है दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। समाचार प्रसार चैनल पर शर्मा जी का कई वीडियो वायरल हो चुका है, उनमें से कुछ के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। टाइटल शूट पर जो इन्होंने जानकारियाँ दी थी, दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। इस वीडियो को 1,77,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आरटीआई एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 पर जो जानकारी शर्मा जी ने दिया है उसे 1,22,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। खतियान एवं सर्वे पर बने वीडियो को 1,12,000 से ज़्यादा लोगों ने अब तक देख लिया है। दाखिल खारिज पर शर्मा जी ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिए हैं जिसे 1,09,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। इंटरिम इंजंक्शन पर भी कमाल का वीडियो बनने वाला है, इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बदले में आपको मुफ्त जानकारी भी मिल रहा है और सबसे बड़ी बात बेहतरीन जानकारी मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि YouTube पर कोई भी चैनल ऐसी जानकारी उपलब्ध करा रहा हो। तो अब देर न करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, इंटरिम इंजंक्शन या अंतरिम निषेधाज्ञा क्या होता है? सीपीसी के किस नियम के तहत इंटरिम इंजंक्शन लिया जाता है? कृपानंद जी, जैसा कि आपने ऊपर कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा जो होती है वो जब कोई सूट चल रहा होता है, कोई बात चल रहा होता है, तो उसके बीच में एक ऐसा आदेश पारित किया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जाता है। तो जहाँ तक निषेधाज्ञा का सवाल है, अंतरिम निषेधाज्ञा का, तो अंतरिम निषेधाज्ञा में या इंटरिम इंजंक्शन तब मिलता है जब हमारे किसी अधिकार का कोई दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा होता है और हम उस अतिक्रमण को रोकने के लिए या अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे इन अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है या वो ऐसा कर सकता है तो उसे रोका जाए। तो हमने एक सूट डाला जाता है हमारी तरफ से उसे रोकने के लिए, और कोर्ट जब तक वो वाद का निस्तारण नहीं हो जाता, क्योंकि कोर्ट न्यायालय को ये देखना होता है कि किसी भी पक्ष के अहित ना हो, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो, तो इसलिए वो पूरे केस को गुण और दोष के आधार पर निर्णीत करती है। लेकिन गुण और दोष के आधार पर निर्णीत करने के लिए उसे साक्ष्य की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन तब तक कई बार बहुत देर हो जाती है। तो फौरी तौर पर कोर्ट क्या करता है, एक प्राइमा फेसी देखता है कि जो वादी ने केस डाला है क्या वाकई उसके किसी अधिकार का उल्लंघन होने जा रहा है या अतिक्रमण होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो वादी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित कर देती है कि सामने वाले व्यक्ति को उनके उन अधिकारों के अतिक्रमण को रोका जाए कि वो प्रतिवादी पक्ष जो है ये काम नहीं करेगा। या जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रहा है या कब्जा करने जा रहा है या अवैध निर्माण कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो उस पर रोक लगा सकते हैं कि भाई आप ये अवैध निर्माण नहीं करेंगे या इस पर कब्जा नहीं करेंगे। या कोई व्यक्ति है, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा हो जबकि वो उसका स्वामी नहीं है,
वो अवैध रूप से उसे अपन स्वामी बनकर और बेचना चाहता है, तो उस पर के आप इस पर कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में या फिर उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो हो सकता है कि वो यथास्थिति बनाए का भी आदेश दे दे कि जब तक इस केस का निस्तारण नहीं हो जाता और गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक इसका जो स्टेटस है वही स्टेटस रहेगा, उस पर कोई फेरबदल नहीं होगा। न उसे बेचा जाएगा, न खरीदा जाएगा, न उस पर कोई निर्माण किया जाएगा, न उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को आकर बसाया जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये अंतरिम निषेधाज्ञा होती है। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा प्रोविज़न किस प्रोविज़न के अंतर्गत होते हैं, तो सीपीसी में आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंतर्गत हम इंटरिम इंजंक्शन की रिलीफ को मांग सकते हैं कोर्ट से। शर्मा जी, जैसा कि आपने कहा कि प्राइमा फेसी देखा जाता है, लेकिन इसमें और भी बहुत दो चीज़ है, जैसे कि एक होता है अपूर्णीय क्षति और दूसरा आता है सुविधा का संतुलन। तो प्राइमा फेसी तो है, लेकिन इसके साथ ये दोनों चीज़ भी देखा जाता है। तो ये अपूर्णीय क्षति क्या है और सुविधा का संतुलन क्या है, आप बारी बारी से ज़रा हमारे दर्शकों को इस पर बता दीजिए। देखिए, जैसे सुविधा का संतुलन मैंने आपसे कहा, अभी जब मैं पहले प्रश्न का जवाब दे रहा था तो मैंने उसमें ये बताया था कि कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि किसी के साथ अन्याय न हो। तो अन्याय या न्याय, उसके लिए वो बात को निर्णीत करेगी और निर्णीत करने के लिए उसे पूरी साक्ष्य की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और तब गुण और दोष के आधार पर उसका निर्णय होगा कि वाकई वादी ने जो कहा है वो बात ठीक है, क्या उसके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है या उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वादी स्वयं गलत हो, तो वो साक्ष्य की प्रक्रिया के बाद ही निर्णय किया जाएगा कि वादी का पक्ष मजबूत था या प्रतिवादी का पक्ष मजबूत था। तो जहाँ मैंने कहा ना कि वो सारी प्रक्रियाएं एक लंबी प्रक्रिया है, तो प्राइमा फेसी वो ये देखती है कि क्या सामने वाले पक्ष ने, जो वादी है, उसने प्राइमा फेसी उसका क्या अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि कई बार वो यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी निर्णय दे देती है कि इस तरह का आदेश की यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो उसको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ साथ हम वादी की एक तरफा बात को मान के सामने वाले के अगेंस्ट कोई कार्य आदेश पारित कर देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ अन्याय हो जाए। तो वो जब देखती है तो वो ये देखती है कि इसका भी मतलब वादी का भी अहित ना हो और प्रतिवादी का भी अहित ना हो, और वो सब निर्णय होगा बाद में। तो वो उसके अकॉर्डिंग कभी कभी तो रोकने के लिए आदेश वो कर देती है कि भाई इनको किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोका जाए। जैसे एक व्यक्ति है, उसने अभी कब्जा नहीं लिया है लेकिन वो कब्जा लेने जा रहा है, तो वो कब्जा लेने से रोक सकता है। या एक व्यक्ति निर्माण कर रहा है तो वो निर्माण करने से भी रोका जा सकता है कि निर्माण करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, उसे यथास्थिति बनाने के लिए रख दिया कि भाई तुम काबिज हो तो अभी काबिज रहो, जब फैसला हो जाएगा उसके बाद तुम बेच लेना या इसका निर्माण कर लेना, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक आप इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तो उसने दोनों पक्षों का संतुलन देखना है कि इसके साथ भी अन्याय ना हो और उसके साथ भी अन्याय ना हो। तो फैसले को देखते वक्त ये जरूर देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वादी जो कह रहा है कि वो गलत हो। तो वादी के भी जो वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए पेपर्स हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको भी वो प्राइमा फेसी देखती है और फौरी तौर पर ये जांच लेती है कि हाँ ये व्यक्ति के ये इस पर अधिकार रखता है या नहीं रखता है। अगर उसको प्राइमा फेसी ये लगेगा कि नहीं अधिकार रखता तो वो उसको इंजंक्शन नहीं देगी। तो वो दोनों पक्षों को उसका बैलेंस करके चलती है कि उसके द्वारा किसी दूसरे का भी अहित ना हो। कि पता लगा एक व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है कब्जे में और वादी ने केस डाला और उसके पेपर उसने फर्जी बनाए हुए हैं और वो उसको निकालने के लिए आदेश कर दे कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तो ऐसा भी नहीं करती है कि जो है। तो कई बार वो यथास्थिति बनाए रखने के लिए कि जब तक उसको केस निर्णय नहीं हो जाता गुण दोष के आधार पर, तब तक वो अपना कब्जे में रहे, यथास्थिति बनाए रखे। तो एक चीज़ ये। दूसरी ये अपूर्णीय क्षति कि कई बार उसे ये देखना पड़ता है कि जो वादी मेरे पास आया है, क्या वादी को उससे कोई, मैं अगर इसमें इंजंक्शन दूंगा या नहीं दूंगा तो
तो उसको उसका क्या लाभ होगा और क्या नुकसान हानि होगी। तो कई बार पता लगा कि एक व्यक्ति मेरा अधिकार है, वादी का राइट है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करके कोई निर्माण कर रहा है और पता लगा कि कोर्ट ने आदेश नहीं दिया और उसने जो है निर्माण कर लिया, तो वादी को एक क्षति होगी। दूसरी बात, जो अपूर्णीय क्षति की बात है, तो एक क्षति तो ऐसी है कि जो कंपनसेट की जा सकती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो कोर्ट क्या करेगी, उस कब्जे को हटवा सकता है, तो ये तो उस क्षति को आप कंपनसेट कर रहे हो। लेकिन दूसरी क्षति ऐसी होती है कि जो अपूर्णीय होती है, जिसका कोई कंपनसेशन नहीं होता, जैसे कि मानसिक आदमी को जो परेशानी हो रही है, शारीरिक परेशानी हो रही है, उसे तनाव हो रहा है, तो जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा की वो हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है अपूर्णीय है कि उनको कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उनको कंपनसेट नहीं किया जा सकता मनी की टर्म में। आप उसे किसी चीज़ का, अब एक व्यक्ति को जो तनाव है, आप तनाव का कैसे मूल्यांकन करेंगे कि इसका मूल्य ये है तनाव का, तो जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता वो अपूर्णीय क्षति है। तो वो कोर्ट इन सब चीज़ों को देखती है कि जो वादी है, क्या वादी ने जो अपने पेपर दिए हैं, जो अपने कागजात दिए हैं, जो दस्तावेज दिए हैं, वो दस्तावेज के आधार पर क्या वादी का अधिकार कुछ बनता है, नहीं बनता है। और दूसरी बात ये है, जो एक्ट ऑफ डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी का जो एक्ट है, उसकी वजह से उसको कोई ऐसी हानि तो नहीं होने जा रही है, तो उसको रोकने के लिए प्राइमा फेसी ये आदेश पारित किया जाता है कि उसके एक तो अधिकारों का अतिक्रमण ना हो, दूसरा उसे कोई अपूर्णीय क्षति ना हो, और तीसरी बात यह है कि कोर्ट आदेश करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वादी का कुछ नुकसान हो जाए या प्रतिवादी का कुछ अहित हो जाए, क्योंकि कोर्ट को तो न्याय करना है, तो उसे दोनों के हितों को बराबर देखना है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ही वो आदेश पारित करती है। माँ जी, क्या अंतरिम निषेधाज्ञा अकेले लिया जा सकता है या हर हमेशा मुख्य सूट के साथ ही इंटरिम इंजंक्शन लिया जाता है? देखिए, जैसे हमने पहले बात की, आपने भी जब भूमिका दी थी तब आपने कहा था कि एक मुख्य बात के साथ साथ ही अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है, क्योंकि अंतरिम निषेधाज्ञा जो है वो टेम्परेरी प्रोविज़न है। तो टेम्परेरी प्रोविज़न, तो अब टेम्परेरी प्रोविज़न के लिए भी उन्होंने ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो मुख्य सूट के साथ ही, मुख्य बाद में ही निर्धारित होगा कि वादी का जो पक्ष है वो मजबूत है या प्रतिवादी का पक्ष मजबूत है, या वादी ने जो बात कही है, जो वो अपने अधिकारों के अतिक्रमण और अपनी क्षति की बात करता है, वो ठीक है, या वादी के ही किसी कृत्य से कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रतिवादी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। तो उसे दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाना है, और ये सब निर्णय होता है मुख्य बाद में, मुख्य सूट में, मेन सूट में। तो हमेशा इंटरिम इंजंक्शन जो होता है वो मुख्य सूट के साथ ही दिया जाता है, उसी में दिया जाता है। उसके लिए ये नहीं है कि आपने अलग इसके एक एप्लीकेशन लगा दी और टेम्परेरी इंजंक्शन मिल गया, तो टेम्परेरी इंजंक्शन अगर कोर्ट ने दे दिया तो फिर उसका आगे क्या होगा? तो वो तो जब मुख्य सूट डिसाइड होगा तो वो अंतरिम आदेश जो है वो उसके बाद पलट जाएगा, जो भी होगा। वो हो सकता है कि जो अंतरिम आदेश है वो परमानेंट हो जाए, स्थायी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो पलट जाए। हो सकता है प्रतिवादी के पक्ष में फैसला चला जाए, क्योंकि प्राइमा फेसी ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो वो तो जब पूरा का पूरा वाद निर्णीत होगा, साक्ष्य हो जाएंगे, इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे, उसके बाद साक्ष्य हो जाएंगे, और साक्ष्य के बाद जब दलीलें दी जाएंगी उसके बाद वो निर्णय करेंगे गुण दोष के आधार पर कि प्रतिवादी ठीक है या वादी ठीक है, किसका अधिकार बनता है, किसका अधिकार नहीं बनता, किसके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, किसके नहीं हो रहा है। तो तब वो होगा। तो हमेशा ये अंतरिम आदेश जो है, इंटरिम इंजंक्शन, हमेशा मुख्य सूट के साथ ही दिया जाता है। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रथम दृष्टया का मामला या फर्स्ट प्राइमा फेसी में प्लेंटिफ को अपने पक्ष में कोर्ट में क्या दिखाना होता है? प्रतिवादी के खिलाफ कौन सा दस्तावेज, फोटो, वीडियो एवं गवाह प्रस्तुत करना होता है? देखिए, जैसे हम अभी पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, तो प्राइमा फेसी में क्या है कि
अगर मान लीजिए मैंने कोई वाद डाला है, तो सबसे पहले तो कोर्ट को मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो विवादित संपत्ति है वो संपत्ति का स्वामी मैं हूँ और उस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। अगर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए पुश्तैनी संपत्ति है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे लोगों का स्वामित्व होता है, तो उसे ये बताना पड़ेगा कि मेरा स्वामित्व है। तो मेरा स्वामित्व कैसे है, इस बात के दस्तावेज मुझे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने कोई प्लॉट खरीदा है, तो मुझे उसका विक्रय विलेख जो है सेल डीड कोर्ट के सामने देनी होगी। उसका सीमांकन देना पड़ेगा कि भाई उसकी सीमा रेखाएं ये है, डिमार्केशन ये है, तो नक्शा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दादालाई प्रॉपर्टी है, तो मुझे हाँ ये प्रॉपर्टी आज की डेट में किसके नाम एग्जिस्ट कर रही है, मतलब खसरा या खतौनी में, या उसके पेपर किसके पास हैं। दूसरी बात, हमारे जो दादा की प्रॉपर्टी है या पिता की प्रॉपर्टी है, तो पिता के हम कितने भाई बहन हैं, दादा हैं तो दादा की प्रॉपर्टी में दादा के कितने बच्चे थे, उनके बच्चों के बाद फिर हम कितने बच्चे हैं, और उसमें हमारा शेयर कितना है। वंशावली देना पड़ेगा, और वंशावली के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा उस संपत्ति में इतना भाग है। तो हम कोर्ट को ये बात बताएंगे, तब कोर्ट उसको देखेगी, और फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का अतिक्रमण प्रतिवादियों के द्वारा किस तरह से किया जा रहा है। क्या वो उस पर कब्जा कर रहे हैं, या क्या उन्होंने उस पर कोई अवैध निर्माण कर रहे हैं, या उसे बेच रहे हैं, या हाँ बेच दिया है, या कोई अन्य कार्य। तो वो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कैसे हो रहा है और उससे हमारा क्या क्या नुकसान हो रहा है, हमारी क्षति क्या हो रही है, वो पूर्णीय क्षति है या अपूर्णीय क्षति है, वो सब चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हम कोर्ट से क्या चाहते हैं, हमें क्या उससे रिलीफ चाहिए। शर्मा जी, मान लीजिए कि प्रतिवादी फसल काट कर ले जा रहा है और वादी को अपने फसल का हिस्सा नहीं दे रहा है, जबकि कृषि भूमि पैतृक संपत्ति है। यहाँ प्रतिवादी को सुविधा है, वादी को असुविधा है, तो कोर्ट अंतरिम निषेधाज्ञा लगाकर कैसे सुविधा का संतुलन करेगा। मैं कहने का मतलब ये है कि जो खेत जो है वो प्रतिवादी के कब्जा में है सालों से, और सारा फसल उगा करके वहीं ले जा रहा है, और जब वादी खेत पर पहुंचता है फसल लेने के लिए, तो उसको फसल नहीं दिया जाता है। तो इस केस में कोर्ट क्या खेती करने से प्रतिवादी को रोक सकता है, या कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि जो खेत फसल का जो प्रतिफल होगा वो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करेगा और दोनों को लाभ बराबर दिया जाएगा। इसमें आपका क्या मत है? कृपानंद जी, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा पैतृक संपत्ति है और उस पर फसल खड़ी है और प्रतिवादी उस फसल को काट कर ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी होती है, और उसका बंटवारे का बाद है, पार्टीशन सूट पड़ा हुआ है, और उसमें हम साथ में इंजंक्शन मांग रहे हैं क्योंकि उसको प्रतिवादी जोत रहा है और वो प्रॉपर्टी प्रतिवादी के कब्जे में है, और फसल खड़ी हुई है, वो फसल को काट कर ले जा रहा है। तो हम कोर्ट से ये आदेश ले सकते हैं कि जो फसल खड़ी हुई है उस पर मेरा भी अधिकार है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी संयुक्त प्रॉपर्टी है, और संयुक्त प्रॉपर्टी पर जो उगने वाली फसल है उसका लाभ भी सभी को संयुक्त रूप से मिलना चाहिए। तो हम न्यायालय से जो अंतरिम इंजंक्शन मांगेंगे, इंटरिम आदेश जो मांगेंगे, उसमें हम ये मांग सकते हैं कि उस फसल पर चूँकि सभी का अधिकार है, इसलिए उसे प्रतिवादी को फसल काट के ले जाने से रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि जो फसल खड़ी हुई है उस फसल को काट कर उसकी जो प्रोसीड आ रही है, जो उपज को बेचकर जो धन आ रहा है, तो उस धन को न्यायालय में जमा कराया जाए, और जब ये बात निर्णित हो जाए तो जितना भाग जिसका हिस्से में आता है वो अपने अपने भाग को ले जाए। तो ऐसी स्थिति में एक हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि कोर्ट जो है उस पर एक लोकल कमिश्नर या रिसीवर अपॉइंट करे, और वो रिसीवर उस फसल को अपनी देखरेख में कटवाए और उसे बिकवाए, और उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसे कोर्ट में जमा कराए, और जो रिसीवर का खर्चा होगा वो दोनों पक्ष बराबर भुगतेंगे।
तो इस तरह से ये फसल जो खड़ी हुई फसल है वो बिक जाएगी। उसके बाद अगर आगामी फसल की बात है कि उस पर प्रतिवादी आगामी फसल बोना चाहता है तो उसे रोका जाए, तो उसके लिए भी हम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि उसे रोका जाए। तो कोर्ट उसमें उसको दोबारा फसल बोने से रोक सकती है। और अगर मान लीजिए वो ये कहता है कि खेत है, अगर इस पर हम फसल नहीं बोएंगे और बाद को निर्णय होने में बहुत समय लगेगा, तो जब तक बाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसे इस पर फसल उगाने की अनुमति दी जाए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे सशर्त अनुमति दे सकती है कि उस पर वो फसल उगाए, और उस फसल को उगाने के बाद जो भी उस पर प्रोसीड आएगी वो सारी की सारी प्रोसीड न्यायालय में जमा कराएगा। और जब ये बात निर्णित हो जाएगा तो वो फसल का जो भी आगम है, जो भी उससे लाभ प्राप्त हुआ है, वो सारा जो धन न्यायालय में संचित है, जमा है, उसको उस भाग के अनुपात में बांट दिया जाएगा जिस अनुपात में पार्टीशन में वो प्रॉपर्टी बटेगी। तो इस तरह से कोर्ट इसमें जो अंतरिम आदेश है वो सशर्त आदेश भी दे सकती है उसे जोतने के लिए, बोने के लिए, कि वो जोत बोकर उस पर जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ को वो कोर्ट में जमा कराएगा। तो इस तरह से उसे रोक भी सकती है और उसे शर्त सहित उसे अनुमति भी प्रदान कर सकती है। उसमें क्या है, किसी का भी नुकसान नहीं होगा और जो खेत है वो बंजर नहीं पड़ा रहेगा, खाली नहीं पड़ा रहेगा, उसका उपयोग भी हो जाएगा। और उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें जो खर्चे आ रहे हैं उस खर्चे काटने के बाद जो लाभ प्राप्त हो रहा है उस लाभ को सभी में बराबर बराबर या जैसा जिसका भाग आता है, बनता है, जिस अनुपात में भी बनता है उस अनुपात में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए कि प्लेंटिफ के कृषि भूमि या आवासीय भूमि पर इंक्रोचमेंट या ट्रेसपास हो गया है, तो इस मामले में प्लेंटिफ या वादी को इंटरिम इंजंक्शन के तहत क्या रिलीफ मिल सकता है तथा डिफेंडेंट अर्थात प्रतिवादी को कौन सा कार्य करने से रोक दिया जाता है? देखिए, अगर किसी कृषि भूमि पर या आवासीय भूमि पर अतिक्रमण हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय दो बातें कर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंक्रोचमेंट हुआ है या अथवा नहीं हुआ है, यह जो डिसाइड होगा ये तो बात का जब पूरा निर्णय हो जाएगा तभी होगा, क्योंकि उसका वास्तविक स्वामी कौन है, वादी है या प्रतिवादी है, ये तो कोर्ट पूरे गुण दोष के आधार पर जब निर्णय करेगा, साक्ष्य आने के बाद जब निर्णय करेगा तभी पता लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने जैसे कहा कि इंक्रोचमेंट हो गया है, ट्रेसपास हो गया है, तो कोर्ट जो है उस पर यथास्थिति बनाने के लिए आदेश पारित कर सकता है कि जिसने जो जहाँ है जैसा है उस पर वहाँ रहे और फर्दर उस पर इंक्रोचमेंट ना करे या उस पर कोई पुनर्निर्माण ना करे। दूसरी बात, एक आदेश इस बात का दे सकता है कि उसका क्रय विक्रय ना करे, उसे बंधक ना रखे, उस पर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना करे या किसी अन्य को कब्जा ना दे। क्योंकि जब केस फाइल होता है तो दोनों पक्ष अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि वो उस भूमि के स्वामी वो हैं। तो स्वामित्व का निर्धारण तो जब साक्ष्य आ जाएंगे दोनों पक्षों के, उसके बाद बहस होगी, बहस के बाद गुण दोष के आधार पर निर्णित होगा कि उसका वास्तविक स्वामी कौन है, किसका उस पर अधिकार है, अतिक्रमण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता तो हमें, जब हम इंटरिम इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम उसमें रिलीफ मांगते हैं कि हमें क्या क्या रिलीफ चाहिए। तो जो संभावित रिलीफ हैं वो हमें देने होते हैं। तो कोर्ट उस आधार पर उसमें 3-4 चीज़ें निर्णित कर सकता है, इंटरिम आदेश दे सकता है। पहला ये कि उस पर वो फर्दर इंक्रोचमेंट ना करें या उस पर कोई निर्माण कार्य ना करें। दूसरी बात ये है कि उस पर उसका क्रय ना करें, विक्रय ना करें, बंधक ना रखें या उस पर किसी अन्य को कब्जा ना दें, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। तो ऐसे आदेश हमें मिल सकते हैं वहाँ, लेकिन उसके लिए हमें कोर्ट से जो भी हमारे संभावित खतरे हैं उन पर हमें प्रार्थना पत्र जब हम देंगे, आवेदन देंगे, तो उसमें हमें वो प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी कि हमें क्या क्या अंतरिम आदेश चाहिए।
शर्मा जी, प्लेंटिफ ने अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए पार्टीशन सूट के साथ अंतरिम निषेधाज्ञा का केस फाइल किया है, तो प्रतिवादी पर किस तरह के कार्य पर रोक लग जाएगा यदि संपत्ति कृषि भूमि, आवासीय भूमि एवं कमर्शियल प्रॉपर्टी हो? तो क्या प्रतिवादी को कृषि भूमि पर खेती का काम करने से रोक दिया जाएगा या खेती का काम करने दिया जाएगा, या केवल कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक प्रतिवादी को केवल सेल, ट्रांसफ़र एवं मॉर्गेज करने तक ही प्रतिबंध लगा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पिछले सवालों के जवाब में आपको बताया, अगर पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति का बंटवारे का सूट फाइल किया गया है, तो पैतृक संपत्ति संयुक्त संपत्ति होती है, उसमें सभी का अधिकार होता है। उसमें हम ये भी बताते हैं कोर्ट से कि हमारा कितना भाग बनता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में कितने हमारे सहस्वामी हैं, उन सब चीज़ों का भी हमें विवरण देना होता है। तो हमारा कितना भाग बनता है, हम उतने की बात करते हैं। तो आपने कहा कि एक कृषि योग्य भूमि है, दूसरी मकान है, तीसरा कमर्शियल भूमि है। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं। कमर्शियल भूमि से आय प्राप्त होती है, मकान से किराए की आय हो सकती है, रेंट इनकम हो सकती है, कृषि से उपज की आय हो सकती है, और आवासीय से रेंट इनकम हो सकती है। हाँ, आवासीय भूमि भी कई हो सकती है। तो उनमें किस किस भूमि से कितना कितना रेंट आ रहा है वो इनकम हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इनकम ना हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कृषि भूमि की बात करते हैं। तो आपने पूछा कृषि भूमि पर क्या खेती करने से रोक लगा सकती है? तो बिल्कुल, कोर्ट उसमें खेती करने से रोक लगा सकती है। दूसरा आपने कहा क्या उसको खेती करने दी जा सकती है? तो कोर्ट अगर उसे खेती करने के लिए देगी, अगर प्रतिवादी मान लीजिए एक एप्लीकेशन लगाता है कि ये कृषि भूमि है और अगर इस पर हम खेती नहीं करेंगे तो उससे सभी का नुकसान होगा, इसलिए इसे खेती करने के लिए दे, तो वहाँ वो कुछ शर्तों के साथ प्रतिवादी को खेती करने की अनुमति प्रदान कर सकती है, और उसमें शर्त ये रख सकती है कि वो खेती करे, लेकिन खेती की उपज का जो लाभ है उस लाभ को वो न्यायालय में जमा कराए। और जब 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब वो फाइनल अंतिम रूप से निर्णय हो जाएगा, तो जिसका जितना भाग बनता है वो जो लाभ है वो उस भाग के अनुरूप सबको बांट दिया जाएगा। तो कोर्ट ऐसा आदेश भी पारित कर सकती है। ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो आय है, तो कोर्ट ये आदेश पारित कर सकती है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो होने वाली आय है उस समस्त आय को कोर्ट में जमा कराया जाए, और जब बाद निर्णित हो जाएगा तो जिसका जितना भाग बनता है उस कमर्शियल लाभ को उनको बंटवारा में दे दिया जाएगा। ऐसे ही जो आवासीय भवन है, उनमें अगर मान लीजिए कोई किराएदार रह रहे हैं और उनसे कोई आय हो रही है, तो उस आय को भी कोर्ट जमा कराने के लिए अंतिम आदेश दे सकती है। तो ये तो इनकम की बात हुई। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोर्ट किसी मतलब प्रतिवादी उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है या उस पर किसी और को कब्जा दे सकता है, तो कोर्ट जो है, जब हम कोई भी सूट फाइल करते हैं तो जो अच्छे अधिवक्ता होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, तो वो वादी के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं और जितने भी संभावित खतरे हैं उस सूट को डालने के लिए, उन सारे संभावित खतरों की एक लिस्ट बनाते हैं और अपने बाद में उनको मेंशन करते हैं कि हमें प्रतिवादी से इन बातों का खतरा है। जैसे वो आय को ले रहा है तो उसकी वजह से आय का नुकसान हमारा हो रहा है, वो उसको बेच सकता है, उस पर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। तो हम सारे संभावित खतरों के कॉज ऑफ एक्शन उसमें बाद कारण लिखेंगे कि हमारे पास ये बिंदु हैं, इन बात बिंदुओं पर हमें ये हमारे एप्रीहेंशंस हैं कि प्रतिवादी जो है हमें इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, उसे बेच के पहुंचा सकता है, उसे किसी और के कब्जे में दे के पहुंचा सकता है, या उस फसल की आगम को बेच के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे संभावित खतरे हैं, तो हम सबका वर्णन करेंगे। और जब हम अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए जो आवेदन करेंगे
जो प्रार्थना पत्र देंगे उसमें हम उन सारे रिलीफ को मांगेंगे, सारे जो हमें आदेश चाहिए उन आदेश की हम प्रेयर लिखेंगे कि हमें ये आदेश चाहिए। तो उसमें हम लिखेंगे कि इनको इस प्रॉपर्टी पर फसल उगाने से रोका जाए, फसल काटने से रोका जाए, या इसको इस प्रॉपर्टी को बेचने से रोका जाए, इसको बंधक या मॉर्गेज करने से रोका जाए, इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य के कब्जे में देने से रोका जाए, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने से रोका जाए, वहाँ पर कोई न्यूसेंस की जा रही है तो उस न्यूसेंस से रोका जाए, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन अगर वो कर रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन से रोका जाए। तो वो हम सारे के सारे जो हमें आदेश चाहिए, अंतरिम आदेश, उन सब की हम प्रेयर करेंगे। तो जिन जिन चीज़ों की हम प्रेयर करेंगे, कोर्ट उन आदेशों को देखकर, जैसे हमने पहले भी बात की है कि वो पहले ये देखती है कि प्राइमा फेसी हमारे राइट्स का कहीं अतिक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है और अपूर्णीय क्षति हमें होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या होगी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमारे फेवर में उन आदेशों को पारित कर सकती है। तो वो जो भी हमने रिलीफ मांगे हैं, जो चीज़ें हमने मांगी हैं, उन चीज़ों को वो सब चीज़ें देखकर, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखकर, लॉस को देखते हुए, हमारे अधिकारों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को कंसीडर करके जो उनको ठीक लगता है, उचित लगते हैं, जो उचित आदेश लगते हैं, उन उचित आदेशों को पारित कर सकती है। आज के चर्चा में बस इतना ही। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्ते।